दोस्तों, इस भारत का हाल क्या हो गया है आपको अभी जितना दिख रहा है उससे बुरा है। मेरे दोस्तों, मेरे देखने वालों, मेरे चाहने वालों, इस देश की हालत बहुत खराब हो गई है। 3 महीने पहले मुझसे किसी ने कम्युनिटी पर पूछा था कि भाई आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी 24 में, तो मैंने बिना सोचे बोला था आएगा तो मोदी ही। वो ईमानदारी से नहीं बनेगी सरकार। ईवीएम पर पहले से ही तमाम देशवासियों को शक है। आप समझ रहे हैं, धांधलेबाजी हर चुनाव में सामने आती है भाजपा की, लेकिन होता क्या है आपको मालूम है। लेकिन अब मोदी सरकार ने कुछ ऐसा काम कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन तक को मोदी जी ने अपनी जेब में रखने की तैयारी कर ली है। कानून ऐसा लेकर आने वाले हैं जिससे उस इलेक्शन कमीशन के जो हेड को चूज करने वाली कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, मोदी जी होंगे, मोदी जी के सपोर्टर होंगे और एक दूसरा होगा। तो मान लीजिए अगर 3 लोग हैं और 2 एक साथ हैं, तो कभी अगर वोटिंग भी हुई तो 2 हमेशा एक पर भारी पड़ेंगे। तो ये एक बहुत दिमाग चलाकर गंदा खेल खेला गया। भारत के संविधान और कानून और न्यायपालिका तंत्र के साथ खिलवाड़ कर दिया गया है। अब इस चीज से समझ लीजिए कि नूह में, हरियाणा में एक तरफा सरकार ने मुसलमानों के मकानों को ढाना शुरू किया। 700 लगभग मकानों को तोड़ दिया और तुरंत बिना किसी वजह के बहाना बना के, वो सब लीगल थे, सबके पास डॉक्यूमेंट थे, पिछली सरकारों ने जो मकान दिए थे वो भी तोड़ दिए गए। अब जब जज ने पूछा कि आपने गैरकानूनी काम क्यों किया और दंगे के फौरन बाद आपने क्यों तोड़ा, क्या मकसद था, किसको दिखाना था, ये एक तरफा कार्रवाई। इस तरह का सवाल जिस बेंच ने उठाया था, अब खबर कंफर्म हो चुकी है कि उन जज की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हां, सोर्स आपके सामने है, तमाम जगह खबर क्लियर है। आपको बता दूं कि जो जज थे नूह में बुलडोजर एक्शन को रोकने वाले हाई कोर्ट की बेंच, उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस GS संधावलिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन को बेंच से हटा दिया गया है। इससे बड़ी बात और क्या बोलूं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की इसी बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर खुद संज्ञान लिया था। किसी ने PIL नहीं डाली थी, खुद संज्ञान लेते हुए बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अब सवाल यह है, जिस बेंच ने हिम्मत करी मोदी की आंखों में आंखें डालकर योगी सरकार और तमाम भाजपा की सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की कि आप एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहे हैं और आपका क्या मकसद है, और अगर इनका घर जिनका तोड़ा जा रहा है इनमें अगर दंगाई ना हो साबित तो फिर क्या होगा। ऐसे सख्त और सटीक सवाल करने वाली बेंच को ही 2 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोचिए, ये हाल कर दिया है। इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। बस ये समझ लीजिए कि भारत के मुसलमानों के गर्दन पर तलवार है और कभी भी आदेश वो देगा और वो कहेगा बना दो जलियांवाला बाग। पूरे देश भर के मुसलमानों को और ईसाइयों को घेर कर गोलियां मार दी जाएंगी। ऐसी तमाम अब तस्वीरें सामने हैं। बहुसंख्यक समाज के लोग रैली निकाल रहे हैं धर्म के नाम पर और हथियार लेकर चल रहे हैं। यानी पूरी तरह से मुसलमानों के जेनोसाइड की, ईसाइयों के जेनोसाइड की, दलितों के जेनोसाइड की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और आदिवासियों को भी निशाने पर लिया जा रहा है। जरा सोच के देखिए, जो हक बोलता है, जो सच बोलता है, जो व्यक्ति सही काम करता है, अपना काम सही करता है, मोदी सरकार उसको हटा देती है। बरेली में दंगा होने से एक सीनियर अधिकारी ने, IPS ने रोक लिया, रातों रात उसका ट्रांसफर हो गया। तो ये दंगा पसंद सरकार है। 24 से पहले देश में चाहे आग लगानी पड़ जाए अपनी गद्दी बचाने के लिए, भाजपा वो भी कर देगी। बहुसंख्यक समाज के आतंकवादी जिनके प्रोफाइल पर भगवान श्री राम या फिर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगी होती है या मोदी और योगी का फोटो होता है,
आज आप देख रहे हैं कि वो मुसलमान महिलाओं के बलात्कार की ख्वाहिश जता रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जो प्रधानमंत्री हमारा बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवाता है और उसकी आरती उतारी जाती है, और हम उस धर्म से आते हैं जिस धर्म में बलात्कार का समर्थन किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है धर्म का खेल खेलकर ये अपने ही धर्म को, अपने ही भगवान श्री राम को और अपने ही सनातन धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं। ये ट्वीट देखिए, और इस ट्वीट में जो प्रोफाइल है जरा उसको ध्यान से देखिए। राम नाम का ये अकाउंट है, राम VBH22, भगवान श्री राम की तस्वीर लगी हुई है। अब जरा ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ लीजिए। लिखता है ये हिंदू समाज का आतंकवादी कि मोदी है इसलिए शांत है, जब योगी आएगा ना मणिपुर की तरह हर गली से तुम्हारी आयशा हीना जैसियों की नंगी परेड निकालेंगे। ये सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम के चाहने वाले योगी जी के फैन मुस्लिम लड़कियों की जैसे मणिपुर में नंगी परेड निकाली गई वैसी परेड निकालने की चाहत रखते हैं, और सोशल मीडिया पर खोल खोल कर लिख रहे हैं, साफ क्लियर लिख रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जैसे एक खास मुस्लिम समुदाय के विरोधी जो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे नेता और मोदी जैसे प्रधानमंत्री इस देश के, अब उनके अंदर इतनी ईमानदारी और हिम्मत है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं। लेकिन ना 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 ना, ये तो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, ये तो योगी आदित्यनाथ जी के फैन हैं जो मुस्लिम लड़कियों को नंगी रैली निकालने की तमन्ना रखते हैं। इसीलिए तो मुसलमान लड़कियों को दिन दहाड़े ये हिंदू समाज के लोग बलात्कार करने के लिए दौड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी और मोदी जी का नाम लेकर हम बच जाएंगे, और वो बचाते भी हैं। वरना अब तक ये व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है। और देखिए हेमंत बिस्वा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, पिछले कई सालों से उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, मुसलमानों पर ही कार्रवाई करी। कभी उन्होंने कहा कि 6000 मैंने जो है मदरसे तोड़े हैं और आगे और तोड़ूंगा। आंकड़े कंफर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने डायलॉग मारा था कि मैंने इतने मदरसे तोड़े और आगे और तोड़ूंगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता एक विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ लगातार हिंसक रहे हैं। आज उसका असली चेहरा फिर से सामने आया। हेमंत बिस्वा का बयान यह है कि मुझे मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम इलाकों में जाकर रैलियां नहीं करेगी। अब आप समझ लीजिए, मैं सवाल करना चाहूंगा उन इस्लाम और उन देश के गद्दारों से जो मुसलमान होकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं तमाम उन बेगैरत मुस्लिम समुदाय के लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं कि ये तुम्हारी औकात है, लेकिन फिर भी तुम गधे का गू चाट रहे हो भारतीय जनता पार्टी में रहकर। वो तुम्हारे मुंह पर पेशाब कर रहे हैं, थूक नहीं रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, लेकिन तुम इतने बेशरम, बेहया और बेगैरती के साथ वहां खड़े हुए हो और खड़े होकर अपने मुंह पे मुतवा रहे हो। दोस्तों, चुबीका लियाकत, ये जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की दलाल बनी रहती है, अब इस रूबीका लियाकत से मैं पूछना चाहता हूं, अब अगर तेरे मुंह में दम है तो इस पर सवाल करके दिखा। हेमंत बिस्वा के इस आपत्तिजनक बयान पर एक लफ्ज तू बोल के दिखा दे। ना तेरी नौकरी चली गई, ना तू घर पर रोटी पकाती हुई मिली, तो नाम मेरा रजा गराफी नहीं। दूसरी बात यह है दोस्तों, मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। एक एक नारा खुद प्रधानमंत्री मोदी का झूठा साबित हुआ, और आखिर में यह भी नारा झूठा साबित हो गया, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हेमंत बिस्वा ने कह दिया मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए।
लेकिन 2014 के बाद जो हिंदू बने हैं, नकली हिंदू किराए वाले भाजपा वाले, वो तो पेशाब पी के टुन रहते हैं, गू खा के गू चाट के मजे में रहते हैं। लेकिन जो मां की पेट से जन्मा हिंदू है ना, वो अब भारतीय जनता पार्टी का गंदा खेल समझ चुका है। सुनिए। मैं हिंदू हूँ और मैं सनातन धर्म को मानती हूँ। इनके कहने से हमारे को कोई ये इनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। इनके सारे दामाद मुसलमान हैं। मुसलमान दामाद चाहिए, मुसलमान वोटर चाहिए, पर मुसलमान नहीं चाहिए। ये क्या न्याय है? हिंदुस्तान में रहते, हिंदू धर्म निरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्म के लोग आजादी से रह सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं। दोस्तों, भारतीय झूठा पार्टी, इसका हर नेता, हर व्यक्ति झूठ बोलने में इतना बेशरम और इतना एक्सपर्ट है कि पार्लियामेंट में, यानी इस देश के सबसे जरूरी और सबसे अहम मंदिर के अंदर, सच के मंदिर के अंदर जाकर झूठ बोलता है। अमित शाह का कल एक खुला झूठ आपके सामने आ चुका है कि जिस महिला के बारे में वो कह रहे थे कि उसको मोदी जी ने ये दिया, मोदी जी ने वो दिया, उस महिला ने ही बीबीसी की रिपोर्ट पर दर्जनों जगह चैनल पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, राहुल बाबा ने मेरी मदद करी थी। लेकिन देखिए, एक बड़ा समाज झूठा समाज बन चुका है, एक बड़ा देश का अंग मक्कार बन चुका है, क्योंकि उनको नफरत का इंजेक्शन 2014 से दिया जा रहा है। अब उन्हें दिख भी रहा है कि मेरा बाप झूठ बोल रहा है, तो बाप को झूठा नहीं बोल सकते, वरना बाप इनको 2-2 रुपया जो रोज का देता है वो देना बंद कर देगा। एक और इसी तरह से झूठ आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देश के गृह मंत्री ने इतना बड़ा संसद में झूठ बोला कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। गृह मंत्री ने बोला कि मोदी ने एक कॉल करके यूक्रेन और रूस की जंग 3 दिन के लिए रुकवा दी थी, 3 दिन के लिए, और उस दौरान 27,000 भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया। जबकि उसी वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ कहा था कि यह सिर्फ एक मजाक लगता है, यह सुनने में सिर्फ एक हंसी वाली बात लगती है कि कोई देश अपनी खतरनाक जंग किसी के कहने से रोक दे। सुनिए। यूक्रेन से उड़ाने गिरकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. सुना दोस्तों, भारत का अगर गृह मंत्री संसद में खड़ा होकर झूठ बोल रहा है तो सोचिए क्या ही वो सच बोलता होगा। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी मतलब भारतीय झूठा पार्टी, तो उसका तो बनता ही है भारतीय झूठा पार्टी। झूठ तो बोलना बनता ही है, ये नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। सवाल ये भी है, अब मैं यहां पर सवाल करना चाहता हूं कि मान लिया अमित शाह जी कि मोदी जी ने फोन करके रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा दी, लेकिन उसी मोदी के अंदर इतना दम इस वक्त नहीं नजर आ रहा कि मणिपुर जो 3 महीने से चल रहा है, एक फोन करके रुकवा दे जंग। वहां मैतेई और कुकी के बीच जो आग लगी हुई है रुकवा दे। 56 इंच की छाती अब भारत के अंदर काम क्यों नहीं करती? म्यांमार से आप कह रहे हैं कि गुंडे घुस के आ रहे हैं, आतंकवादी घुस के आ रहे हैं, तो वो 56 इंच की छाती का दम कहां गया जिसने रूस और यूक्रेन का जंग रुकवा दिया था आपके झूठ के मुताबिक? तो क्यों नहीं रुकवा पा रहे मणिपुर में दंगा है? तो घर में आग लगी है और आप ये कह रहे हैं कि घर की आग जो नहीं बुझा पा रहा, उसने रोड पर जो 4 किलोमीटर दूर आग लगी है उस आग को बुझवाया। वाह वाह भैया वाह। दोस्तों, इस हाल में भी ये ताजा जानकारी दे दूं, ये जो मणिपुर की जो हालात हैं इतने खराब हैं कि असम की जो राइफल सेना है उसको मोदी जी निकाल रहे हैं, क्योंकि मणिपुर की पुलिस जो है भिड़ रही है, पसंद नहीं कर रही है। तो आपको बताऊं, कुकी समुदाय ने, ये देखिए रिपोर्ट मौजूद है न्यूज़ 24 की, कुकी समुदाय के 10 विधायकों ने
प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी कि मेहरबानी करके आप आसम राइफल को, हमारे भारतीय सेना को पीछे ना करें। और सोचिए अगर हमारी आर्मी पीछे हट गई तो फिर आदिवासियों का और वहां रह रहे ईसाइयों का हाल। मैतेई समुदाय के भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाले ग्रुप क्या कांड करेंगे। मणिपुर हिंसा को 100 दिन हो गए। जो बंदा 3 दिन तक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा पा रहा है, 100 दिन से मणिपुर में कुछ उखाड़ नहीं पाया। कुकी समुदाय के लोगों ने रैली निकाली है 100 दिन जुल्म झेलने के बाद। कुकी समुदाय आदिवासियों का इसमें नरसंहार हुआ है। दोस्तों, जहां पिछले 3 माह 160 से अधिक मौत हो गई है, 5000 घर जला दिए गए हैं, 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, जिसमें आदिवासियों को सबसे अधिक जान माल का नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। इवन जो विपक्ष की जितनी पार्टी हैं सब खड़े होकर सवाल करते हैं तो मोदी जी उसी संसद में सूरज जी हंस तो लीजिए ये करते हैं। सोचे राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे देश की आर्मी मणिपुर की हिंसा को 2 दिन में रोक सकती है, लेकिन मोदी मणिपुर को जलने देना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, सबको पता चल चुका है कि मणिपुर के जलने का फायदा किसे मिलेगा। जो दलित अभी भी खामोश हैं और मुसलमानों से खुद को अलग समझ रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। एक वीडियो सामने आया है, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का है, लेकिन वीडियो कहीं का भी हो, यह क्लियर है कि भारत का है। और बहुसंख्यक समाज के ऊंची जाति के ठाकुर लोग एक दलित व्यक्ति को बुरी तरह से मारते हुए नजर आए हैं और जबरदस्ती एक नारा, वही जो खास नारा जो कत्लेआम के लिए लगाया जा रहा है आजकल, वो नारा लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि बोल ठाकुर तुम्हारे बाप हैं। इस तरह की आपत्तिजनक बातें बुलवाते हैं, लेकिन आज भी ये दलित समुदाय के लोग जाग नहीं रहे हैं। इनको बेवकूफ बना दिया गया, तुम भी हिंदू हो, तुम भी, मतलब इनका इस्तेमाल किया जाता दंगों में, और अकेले में इन्हीं को यही हिंदू समाज से जुड़े हुए लोग मारते हैं, पीटते, नीचा दिखाते हैं। ब्लर है वीडियो, सेंसर है, अच्छी बात नहीं है आपको क्लियर दिखाना, आपत्तिजनक चीजें हैं, लेकिन सुनिए। भाई साहब हाथ में कब कहने लगा जय श्री राम बोल। जय श्री राम। तोते जय श्री राम। कहू अब ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर तेरे बाप है। ठाकुर नहीं हो कहू ठाकुर छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यूँ कहू चमारन के बाप है ठाकुर। कहे चमारन के बाप है ठाकुर हैं और रहेंगे कैसे रहेंगे। ठाकुर चमारन के बाप है। ठीक है। इसी तरह से दलितों का भी और मुसलमानों का, लड़कियों का, मतलब दलित समुदाय और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का बलात्कार आम कर दिया है मोदी सरकार ने। सबकी हिम्मत बढ़ चुकी है। राजस्थान में एक 16 साल की दलित समुदाय के परिवार से आई एक लड़की का शव जो है कुएं से बरामद हुआ। जांच के बाद पता चला कि जो टीचर है स्कूल का, राम रतन मीना, उसने बलात्कार करके उसको कुएं में लड़की को फेंक दिया। तो आप देख रहे हैं, सनातन धर्म से आने वाले हिंदू समाज से संस्कारी लोग, राम रतन मीना, राम नाम है जिसका, वो ऐसे काम कर रहा है। अब जो हिंदू भगवाधारी खड़े होकर हजारों की भीड़ में हिंदुओं को भड़काते हैं, वो काजल हिंदुस्तानी, उसके नाम में हिंदुस्तान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान वाला काम ही नहीं कर रही। उसको तो ये तालिबानी कहे तो ज़्यादा बेहतर है। हमेशा आतंक, नफरत, जहर। वो खड़े होकर बयान देती है कि आफताब ने इतने टुकड़े कर दिए। अबे तू अपना तो देख, तेरे यहां क्या हो रहा है, क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने। तू ऐसी है और तेरे लोग ऐसे हैं कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियों का बलात्कार करने को कहते हो तुम लोग। तू है, लानत है तुम पर बे। अपने गरीबान में नहीं झांकोगे। दोस्तों, ये लोग सरकार के ही हैं, सरकार इन्हीं की है। इसी वजह से आतंक बढ़ता जा रहा है।
संसद में जब खड़ा होकर आदमी और गृह मंत्री, हमारा प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सब एक लाइन से झूठ बोल रहे हैं, तो फिर देश में क्या ही बचा होगा। एक और आपको वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो दिखाए आपको, क्योंकि गोदी मीडिया को जो मुंह में नोट ठूसते हैं मोदी सरकार, वो बंद हो जाएगा नोट, और सारा खेल नोटों का है। अब आपको बता दूं कि अमित शाह जी ने कहा था कि मणिपुर में जो आदिवासी हैं वो म्यांमार से आए हैं। उनके हिसाब से तो मतलब बेगैरती की इतनी इंतहा है कि पाकिस्तान से मुसलमान आए हैं, इराक से मुसलमान आए हैं, आदिवासी जो हैं वो बर्मा से, म्यांमार से आए हैं। ये इनका खेल चल रहा है एकदम। पता नहीं कौन सा नशा करे रहते हैं सब लोग। ये भाजपा के लोग कौन से नशे में हैं, कौन सा सस्ता नशा किया हुआ है नहीं पता, लेकिन मुंहतोड़ जवाब वहीं संसद में दिया गया, जिसको छुपा लिया गया, नहीं दिखाया गया। आदिवासी समुदाय से आने वाले एक नेताजी ने, यानी सांसद ने खड़े होकर अमित शाह को वहीं झूठा साबित कर दिया। माननीय अमित शाह के बयान को वहीं क्रॉस कर दिया। खड़े होकर कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हम आदिवासी, मैं आदिवासी समुदाय से हूं, म्यांमार से नहीं हूं। सुनिए, काफी लताड़ लगाई है और मतलब समझिए हैंड टू हैंड फैक्ट चेक कर दिया है अमित शाह जी के झूठ का। The Honorable Chairman. Thank the Honorable Chairman, sir. Yeah, I am from the state of Mizoram. I am from the state of Mizoram. I am the tribal MP. Honorable Home Minister said that the tribal people in Manipur are Myanmaris. We are not Myanmaris. We are Indian. We have been living there before British administration. We have been living 200 years. Before Nothing will go on record. Now sit down. Sit down. Sit down. Please. Please take your seats. Come on now. Nothing will go on record. Nothing will go. मणिपुर पर नजर यूएन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन सबकी है। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने तो इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पूरी प्लानिंग से आते हैं। बिल्कुल क्या कहें, इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है, हंसने लगते हैं। और 2 घंटा लगभग बीतने के बाद जब शुरुआत में ही सारे विपक्ष के लोग बाहर हो गए, तो सिर्फ 1.5 मिनट के लिए 2 घंटे के बाद वो मणिपुर पर बोले। 1.5 से पौने 2 घंटा वो अपनी तारीफ में लगे रहे। जो बात मैंने कल बताई थी, जो मैंने नोटिस करी थी, वही इंटरनेशनल मीडिया ने नोटिस करी। ब्रिटेन के ये सबसे बड़े अखबार टेलीग्राफ का आप फ्रंट पेज देखिए। इससे बड़ा कोई जिल्लत वाला मामला क्या होगा मोदी के लिए। पूरी तरह से जलील करके रख दिया मोदी सरकार को, बल्कि तस्वीर आप जिसकी देख रहे हैं उसे ही जलील किया है इस अखबार ने। पूरे फ्रंट पेज पर ब्ला 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 द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, यानी पूरे अखबार में यह दिखा दिया कि मोदी ने जो कुछ बोला सब बकवास बकवास, फालतू की बात बोली, मुद्दे की बात कोई नहीं करी, मणिपुर की पॉइंट की कोई बात करी नहीं। एक इंटरनेशनल अखबार मोदी जी के बयान की ऐसी धज्जियां उड़ा देता है, और कल फिर ये बेशर्मी से खड़े होकर कहेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, और खुद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी छोड़िए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रधानाचार्य भारत के प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो अपनी तारीफ करते हैं। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। यह विपक्षी दलों ने जो बुरा चाहा, जिसका बुरा चाहा उसका अच्छा हुआ है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका मैं हूं। अरे 60 लोग मर गए
ईसाई समुदाय परेशान, मणिपुर में आग लग रही है, वहां पर मैतेई ने हथियार उठा रखा है, ईसाइयों ने हथियार उठा रखा है, एक स्टेट में आग लगी हुई है, आप अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हो। यही वजह है कि इंटरनेशनल अखबार ने लिख दिया ब्ला 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 ब्ला। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? आतंकवादी असली कौन है, ये तमाम चीजें अब सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई मुसलमानों पे हो रही है। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, खुद ही हिंदू आतंकवादियों ने इस वीडियो को बनाया है। अब आप खुद देखिए कि नूह में क्या हुआ होगा। बलजीत उजीना नाम का एक व्यक्ति है जिसकी गाड़ी में ऑटोमेटिक AK-47 हथियार नजर आ रहे हैं। बाद में ये गाड़ी में बैठा हुआ नजर आता है और इसकी बगल वाली सीट में आगे पीछे हर जगह कट्टा, ऑटोमेटिक राइफल, AK-47, एडवांस AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल मौजूद हैं। बलजीत उजीना नाम का ये हिंदू आतंकवादी सनातन धर्म से जो आता है, सरकार का समर्थक है और सरकार का ही इसको समर्थन हासिल है। अब आप समझ पा रहे हैं, हथियारों से लैस पूरी तरह से ये भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए सनातन धर्म का चोला ओढ़कर ये आतंकवादी मुसलमान इलाके में घुसे थे और पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी के साथ गए थे। ये तमाम सबूत होने के बाद, तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे होने के बाद ऐसे आतंकवादियों की गिरफ्तारी दो वजह से नहीं हो रही है। पहली वजह यह है क्योंकि वो हिंदू समाज से आते हैं। दूसरी वजह यह है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं मोदी सरकार के इशारे पर कर रहे हैं। देखिए, दो चीज है, इस्लाम को छोड़ने वालों का हाल क्या होता है वो भी ईश्वर परवरदिगार अल्लाह दिखा रहा है, और गंदे लोगों की सोहबत में जाने का हाल क्या होता है वो भी दिखा रहा है अल्लाह। और एक चीज और, भगवा लव ट्रैप में फंसने पर, अपने मजहब से निकल के दूसरे मजहब की गोद में बैठने पर क्या होता है वो भी यहां दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, अब पत्नी कहूं क्या कहूं नहीं समझ में आ रहा है, आपको बताऊं, अमित उर्फ पप्पू नाम है, पप्पू साहू, जबलपुर का बंदा है। जबलपुर में इसने, ये महिला है, बीजेपी की लीडर है, नाम है सना खान। जी हां, अफसोस के साथ ये बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी। तो ऑफकोर्स जब बीजेपी से जुड़ गई तो हमारे इस्लाम से मतलब वास्ता नहीं, तो ऑफकोर्स ये इस व्यक्ति के साथ, अमित उर्फ पप्पू के साथ संबंध में थी। अभी कुछ महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले इन दोनों ने कोर्ट मैरिज किया था। और अब जो है खबर यह है कि सना खान जो बीजेपी की लीडर थी, पति अमित उर्फ पप्पू साहू ने जबलपुर में अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। मन भर गया होगा, 4 महीना बहुत होता है। ऊपर से भैया आज सनातन धर्म वाले यही सिखा रहे हैं कि मुसलमान महिलाओं और लड़कियों को मारो, सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। बहरहाल वजह जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी सना, मुस्लिम समुदाय से आने वाली लड़की, उसके साथ 4 महीने पहले वो साहू कर चुका था कोर्ट मैरिज, और अब उसने पुलिस के सामने एक्सेप्ट किया है कि हाँ उसने मर्डर किया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मौजूद है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अमित साहू के अलावा 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिन्होंने इस हत्याकांड में अमित साहू का साथ दिया था। फिलहाल अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती है तो और कितना सच सामने आता है। अब आई बात समझ में, इस्लाम से भी गई, दुनिया से भी गई, इज्जत से भी गई, और जिस पार्टी के लिए और जिस चीज के लिए सब छोड़ दिया था वो भी धरा का धरा रह गया। मध्य प्रदेश के नेता बहुत उछलते हैं, यह मध्य प्रदेश है, राजस्थान नहीं, यहां पर जहाज पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, करके दिखाओ कार्रवाई। इस बुढ़े को देखिए, सनातन धर्म का ये बुढ़ा है, हिंदू समाज का ये बुढ़ा है। आपको बताऊं, मामला मध्य प्रदेश का है। अपनी 11 साल की नाबालिग लड़की को घर में सोता देखकर ये पोचा सिंह, जी हाँ पोचा सिंह हिंदू, ने बलात्कार कर दिया अपनी सगी बेटी का। जब बेटी ने ये वारदात सबको बताने की धमकी दी
तो बाप ने, बलात्कारी बाप ने अपनी बेटी का सर कुचल दिया पत्थर से और मार दिया। तस्वीर आप देख चुके हैं, गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। बस आपको बताना यह था कि ये खबरों में नहीं आएगी खबर, क्योंकि दंगाई चोपड़ा और ये जितने भी मेरे पीछे आपको आतंकवादी एंकर लश्कर नोएडा नजर आ रहे हैं, ये और इनकी 7 नस्लें दम नहीं रखती कि ये खबर दिखा सके, क्योंकि ये बलात्कार को सपोर्ट करने वाले हैं। समझ रहे हैं? ये बोलेंगे तब, चीखेंगे तब जब क्रिमिनल और क्राइम करने वाला मुसलमान होगा। बात इन्होंने निकाली है आड़ भक्तों ने, तो बहुत दूर तक लेके जाऊंगा। इस्लाम पर उंगली उठाते हैं और ये भाषण देती है वो हैवान, वो काजल हिंदुस्तानी, भड़काती है लोगों को, हिंदुओं को बेवकूफ बनाती है और अपने मामलों को अंदर दबा के ऐसे रख लेती है कि नहीं नहीं ये नहीं बताना किसी को। ये बता के दिखा, अगर तेरे में दम है तो इस पर बोल के बता। अगर तू सच में सनातनी है तो अपनी औकात दिखा और बता के दिखा। ये मामले तू स्टेज से बोलकर दिखा। दोस्तों, ये भोपाल का मामला है, सनातन धर्म का मामला है। हिंदुओं में क्या होता है देखिए। इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं, इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसी लैंग्वेज के हिसाब से जवाब आप सुनिए। मुसलमानों में जो कुछ भी होता है, लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है। 2 परिवार के लोग, एक का पति पंडित था और एक का पति सुनार की दुकान में काम करता था। पंडित का अपने दोस्त की पत्नी से नाजायज संबंध हो गया शुरू। आप समझ रहे हैं? बाद में जब मन भर गया तो वाइफ के साथ मिलकर शादीशुदा प्रेमिका की हत्या कर दी। सलवार कमीज पहनकर गया था पुजारी, नकाब हटा तो दाढ़ी दिखने से पकड़ा गया। आप समझ रहे हैं? प्रीति शर्मा 29 साल जो मर गई है, इसके साथ पंडित जी का नाजायज संबंध था, लेकिन इसके पति का नाम मनोज शर्मा है और अपने पति के साथ रहती थी। 2014 में इसकी शादी हुई थी। मनोज शर्मा 38 साल, प्रीति का पति, जो कि चौक बाजार में एक सुनार की दुकान में काम करता था। राम निवास मिश्रा ये पंडित का नाम है। राम निवास प्रीति के पति मनोज का रिश्तेदार है। वह मनोज की बुआ के लड़के का साला है। शीतला माता मंदिर के पास रहता है और दुर्गा माता मंदिर का पुजारी है। शालिनी मिश्रा पुजारी की पत्नी है और वो हाउसवाइफ है, लेकिन मृतक जो लड़की थी प्रीति यानी अपने पति के गर्लफ्रेंड को वो जानती थी। बहरहाल पुजारी साहब जो हैं अपने रिश्तेदार की बीवी के साथ नाजायज संबंध में थे और जब कत्ल किया है तो इस कत्ल में पुजारी की पत्नी उसके पति के साथ थी। आप समझ रहे हो? अब यहां दोनों गलत हैं। 2014 में प्रीति की शादी होती है अपने पति से, 3 बच्चे हैं, कितने साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसके मन में लड्डू फूट रहा था पंडित के लिए। तो पंडित के साथ उनका शुरू हो गया खेल। मन भर गया पंडित का तो पंडित जी ने मंत्र फूंक दिया, घप घप घप, खेल खत्म। यह भी खबर आपसे छुपाई जाएगी, लेकिन गोदी मीडिया का बाप जिंदा है, मैं बताऊंगा और इनको नंगा करूंगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो सोशल मीडिया पर कुत्ते हैं, जो इस्लाम पर भौंकते हैं, जो सुअर नस्ल के हैं, जो सुअरों के झुंड में चलते हैं, उनको पता चले कि तुम्हारी औकात ये है। औकात जो है ये है, तो औकात में ही रहें, औकात में ही रहें। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें। भारत के आतंकवादी चैनल सुअर दर्शन उर्फ सुदर्शन चैनल के एक फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकार पर बड़ी कार्रवाई हो गई है। मेरे दोस्तों, आइए वो ट्वीट दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। एक फेक न्यूज, मतलब जो सुअर दर्शन है वो पूरा का पूरा फेक न्यूज चलाता है। इसके अंदर काम करने वाले तमाम लोग फेक न्यूज फैलाते हैं। दोस्तों, मुकेश कुमार नाम का ये फेक न्यूज पेडलर जो सुअर दर्शन में काम करता है, लिखता है कि गुड़गांव की पुलिस कमिश्नर को अल जजीरा न्यूज चैनल से फोन किया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और डीसी गुरुग्राम को फोन आने के बाद इतने दबाव में आ जाती है
कि कहीं से भी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को उठा रही हैं और इसने सीएम साहब को मेंशन मार दिया। ये वो ट्वीट है, जो ट्वीट आपको दिखा रहा हूं बेहद जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। यही सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो अधिकारी हैं उनकी तस्वीर को भी इसने लगाया, अल जजीरा का लोगो लगाया और फेक न्यूज भारत के आतंकी चैनल सुअर दर्शन का भी लोगो इसने लगाया। दोस्तों, ये खबर तेजी से फैली क्योंकि झूठ को रोक नहीं रही थी पुलिस, तो इसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी कि इन्होंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। लेकिन इसके बाद जब ये वायरल हुआ मामला तो इस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की जानकारी सुअर दर्शन को पता चल गई थी, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद सुदर्शन न्यूज ने क्या ट्वीट किया आपके सामने है। जल्दी से एक फेक न्यूज और बनाई गई। लिखा गया कि सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार का गुरुग्राम से दिन दहाड़े अपहरण हुआ है। वे मेवात में संघर्ष कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं की मदद करने पहुंचे थे, यानी दंगा करने पहुंचे थे। गुरुग्राम के सेक्टर 17 से ही हट्टे कट्टे गुंडे उनको कार के ड्राइविंग सीट से खींचकर उठा ले गए हैं। आपने क्या समझा अभी तक कि फेक न्यूज फैलाता है एक व्यक्ति सुअर दर्शन का, और जब वो गिरफ्तार हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी पर भी एक और फेक न्यूज बनाई जाती है। फिर गुरुग्राम पुलिस ने उसकी ऑफिशियल जानकारी दी, लेटर हेड जारी किया। ये देखिए, एक एक लाइन को आप मेरे साथ पढ़ेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने जो सुअर दर्शन आतंकवादी चैनल को एक्सपोज किया है, देखिए 11 अगस्त 2023 असत्य व भ्रामक ट्वीट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार। दिनांक 8/8/2023 को ट्विटर हैंडल मुकेश के आरडी से बेबुनियाद असत्य भ्रामक तथ्यों के आधार पर एक ट्वीट किया गया था। इस पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में थाना साइबर प्रूफ गुरुग्राम में आईटी एक्ट द्वारा 66C 153B 401 469 व 501 1C के तहत अभियोग अंकित किया गया था। इस अभियोग के तफ्तीश थाना साइबर पूर्व गुरुग्राम द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 11/8/2023 को भ्रामक असत्य तथ्यों को ट्वीट करने वाले मुकेश नामक व्यक्ति को थाना साइबर पूर्व गुरुग्राम की टीम ने उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तार किया। अब इस लेटर हेड को सुअर दर्शन ने ट्वीट किया और लिखता है, गुरुग्राम पुलिस ने मुकेश कुमार जी को राष्ट्रीय एकता को खतरा के लिए गिरफ्तार करने की जानकारी देने वाले प्रेस नोट उनको गुंडों की तरह उठाने के 7 घंटे बाद जारी की है। यह गिरफ्तारी संपूर्णतः गैरकानूनी और गलत है। सुअर दर्शन मुकेश कुमार जी के साथ है और गिरफ्तारी को मीडिया के स्वतंत्रता पर आक्रमण मानता है। सुरेश चक्रवाणे बिंदास बोल में विस्तृत जानकारी देंगे। रिलीज मुकेश कुमार, यानी इन्होंने पुलिस के खिलाफ ही बयानबाजी शुरू कर दी। ये वो सुअर दर्शन है, देश का आतंकी चैनल, जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ललकारता है और सुप्रीम कोर्ट को भी ललकारता है। सुअर दर्शन के जो एडिटर एंड चीफ है, जो सुरेश चक्रवाणे हैं, वो पूरे देश भर में घूम घूम कर हेट स्पीच दे चुका है और पुलिस को, प्रशासन को कोर्ट ने सख्ती से आदेश दिया था कि हेट स्पीच पर संज्ञान ले, लेकिन इसको प्रशासन ने इतनी छूट दी कि आज ये प्रशासन को ही लपेटने लगे। फेक न्यूज पेडलर सुरेश चक्रवाणे ने फिर उस लेटर हेड को रीट्वीट करके फिर से भड़काऊ बयान दिए और पुलिस प्रशासन पर ही आरोप मढ़ दिए। लिखता है कि मेवात में जिहादी झुंड के सामने लाचार हरियाणा पुलिस ने मुकेश कुमार को गिरफ्तार करने पर मेरे कुछ प्रश्न। मुकेश जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को गुरुग्राम पुलिस ने गुंडों की तरह कैसे उठाया? पहली बात तो तू डिसाइड नहीं करेगा कि गुंडे की तरह उठाया या तेरे अब्बा की तरह गोद में उठाया। दूसरा सवाल इसने किया, गिरफ्तारी करने आई जो पुलिस थी वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? तो इसका जवाब यह है कि बखलैंडे सुन, तेरी औकात नहीं है कि तू प्रशासन से पूछे कि वो वर्दी पहन के आ रहे हैं या बिना वर्दी के आ रहे हैं।
अगर वर्दी में आते तो तेरा चोर डकैत वहां से फरार हो जाता। दूसरी बात, क्राइम ब्रांच और जो पुलिस प्रशासन है उनके काम करने का तरीका अलग होता है। जो क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ने का तरीका अलग होता है। मास्टरमाइंड जो होते हैं उनको पकड़ने का तरीका अलग होता है। दूसरी बात यह है कि जब जामिया पर या दूसरे जगहों पर मुसलमानों पर हमला करते हैं या पुलिस जब उन पर कोई कार्रवाई करती है सादी वर्दी में, तब तूने ये सवाल नहीं पूछा। अगला सवाल लिखता है कि मेवातियों के जहादियों के झुंड से कांपने वाली पुलिस पत्रकार को गिरफ्तार कैसे कर रही है। पहली बात तो यह है कि मेवातियों के आतंकवादी सरगना का अगर नाम खुलेगा तो उसमें तेरा नाम आएगा। दूसरी बात यह है कि जो वहां दंगा हुआ था उसमें तुझे भी मालूम है और तेरे बाप को भी मालूम है कि मोनू मानेसर का उसमें अहम रोल है और बिट्टू बजरंगी का भी उसमें अहम रोल है, तेरा भी उसमें अहम रोल है। तो तू तो गिरफ्तार नहीं हुआ, मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ और मुसलमानों के मकानों को तेरे ही इशारे पर तोड़ा गया। तेरे ही पत्रकारों ने एनकाउंटर के लिए आवाज उठाई और एनकाउंटर भी हुआ। कल तेरे ही पत्रकार ने यह जानकारी दी थी। तो अब अगर साबित हुआ है कि तेरा बंदा झूठ बोल रहा था, तो जब वो गिरफ्तार हो गया तो इतनी मिर्ची क्यों? दोस्तों अगला सवाल आप देखिए, ये पुलिस पर भी आरोप लगा रहा है, लोगों को, हिंदुओं को भड़का रहा है। अब ये हिंदू हिंदू करेगा ताकि ये बेचारे सीधे साधे हिंदू इसके साथ खड़े हो जाएं। हिंदू महिलाओं के अत्याचारी खुलेआम घूम रहे हैं और डरपोक पुलिस मुकेश कुमार के एक ट्विटर पर एफआईआर कर रही है। हाँ कर रही है क्योंकि तू खुद खुला हुआ घूम रहा है, तू खुद झूठा है, तेरा बंदा झूठा है, तुम फेक न्यूज चला रहे हो। अगला सवाल देखिए, एक अधिकारी के ईगो के आगे हरियाणा सरकार नतमस्तक है। इस गिरफ्तारी पर राष्ट्रवादी पत्रकार क्यों मौन है? यही गिरफ्तारी गैर भाजपा राज्य से होती तो वह क्या करते? पत्रकारों के संगठन और मानव अधिकार वाले कहां हैं? क्या मेवात के हिंदुओं की बात करना हरियाणा सरकार की नजर में अपराध है? दोस्तों एक जानवर, एक फेक न्यूज पेडलर इसका गिरफ्तार हो गया तो इसको मानव अधिकार नजर आ गया। ये कितने डरपोक, कितने डरे हुए हैं। पैंट में मूत दिया इन्होंने, पेशाब निकल गया इनका, फूट गए अंडे। अरे बाप रे बाप, गिरफ्तार हो गया। अगर ईमानदारी से इनके तमाम ट्वीट्स की जांच की जाए, गुरुग्राम पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि अपनी गैरत को आगे रखिए, अपनी ईगो को आगे आपको रखना होगा। ये एक को कह रहा है ईगो, बल्कि पुलिस प्रशासन के अंदर ईगो होना चाहिए इस मामले में कि एक अपराधी फेक न्यूज पेडलर आप तमाम प्रशासन पर उंगली उठा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, इसके खुद के ट्वीट की जांच की जाए, सारे अकाउंट की जांच की जाए और जो फेक न्यूज मिले तुरंत उस पर कार्रवाई करके इसके ऊपर भी एफआईआर की जाए और इसको भी बंद किया जाए, जांच की जाए, जरूरी है। दिल्ली पुलिस, गुड़गांव पुलिस, तमाम देश के पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि कल तक आप जिसको बचा रहे थे ये आपके ऊपर ही प्रहार कैसे कर रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए। सुएज चक्रवाणे ने महिला अधिकारी के एक वीडियो को शेयर किया और लिखा, जब एफआईआर हिंदू के हत्यारे जावेद अहमद पे हो तो मैडम कह रही हैं कि केवल एफआईआर से गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, मामला डीसी गुरुग्राम के अल जजीरा कॉल ट्वीट का हो तो मोहतरमा सुदर्शन के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार को गुंडों की तरह तत्काल गिरफ्तार करती है। अब इसी को रिट्वीट करके सुअर दर्शन में काम करने वाले, हिंदू मुसलमान दंगा भड़काने में अहम रोल निभाने वाले सागर कुमार रिट्वीट करता है और लिखता है, खट्टर साहब इस महिला अधिकारी पर कार्रवाई करो। और खट्टर साहब को ये मेंशन करता है। ये वही बंदा है जो मेवात में मुसलमानों के मकानों को तोड़ने को कहता है। जब मकान तोड़े जाते हैं तो ये कहता है कि देखिए हमारी मांग पूरी की गई। फिर ये कहता है कि हमारी मांग ये है कि मुसलमानों का और जिहादियों का एनकाउंटर हो। फिर ये रिट्वीट कल करता है कि हमारी बात पूरी हो गई और सरकार ने, प्रशासन ने 2 जिहादियों का एनकाउंटर किया। अब ये इन महिला अधिकारी को
कार्रवाई करके बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। हो सकता है खट्टर साहब ये भी कर डालें, क्योंकि बहुसंख्यक समाज को खुश करना है। सोचिए, फेक न्यूज फैलाने पर सुदर्शन पर पहली बार कार्रवाई हुई, पहली बार प्रशासन ने पहली बार कार्रवाई करी, और फिर अपने आप को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान दंगे की आग लगाना शुरू कर दिए। देखिए इस बंदे को ध्यान से देखिए, ये रोज मुसलमानों के खिलाफ ट्वीट कर रहा है। अब ये देखिए इसने कितनी बड़ी बात लिखी है और खट्टर साहब को मेंशन किया है। पूरी तरह से दंगे की साजिश, पूरे मामले को हिंदू मुसलमान एंगल दे दिया। लिखता है खट्टर साहब, सुदर्शन के संपादक पर इस महिला अधिकारी की कार्रवाई पर देश का जिहादी और वामपंथी वर्ग इतना खुश क्यों है? कौन लोग हैं इसके पीछे? अबे सुन, इसके पीछे कोई नहीं है। उसकी गिरफ्तारी के पीछे तेरा झूठ है। इसकी गिरफ्तारी के पीछे तुम्हारा जहरीला दिमाग है। तुम्हें लगा कि तुम्हारे हाथ में ताकत है, सरकार तुम्हें कुछ कह नहीं रही है, तो तुम प्रशासन को ही गरियाना शुरू कर दोगे। देश को आग लगाने के लिए तुम इतना पगला जाओगे कि तुम पूरा फेक न्यूज बिना किसी सोर्स के मनगढ़ंत कहानी लिखकर ट्वीट करोगे और प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहेगा। तो इसके पीछे न वामपंथी है, न कोई जिहादी है, न कोई मुसलमान है, न कोई सीधा साधा हिंदू है। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन में काम करने वाले आतंकवादी, फेक न्यूज पैडलर और तेरे जैसे मक्कार और झूठे और देश में खतरा पैदा करने वाले लोग हैं, और इसके अलावा कोई नहीं है। फेक न्यूज फैलाने पर जब इन पर कार्रवाई होती है तो इतना बौखला जाते हैं कि ये सरकार को भी कोसते हैं, प्रशासन को भी गाली देते हैं। अगला एक और ट्वीट दिखा रहा हूं इसका। सागर कुमार लिखता है कि सोचो, कई लोगों का सर तन से जुदा करवा चुका जिहादी पत्रकार का ये बड़ी बड़ी सरकार बाल तक बाका न कर पाती, लेकिन सारी हैकड़ी हमारे ऊपर निकालनी है। ये वो बंदा है जो कल तक थैंक यू कह रहा था खट्टर साहब को, क्या आपने हमारे कहने पर मुल्लों का घर तोड़ दिया, एनकाउंटर करवा दिया। आज इनके एक फेक न्यूज पैडलर को गिरफ्तार कर लिया तो ऊपर से नीचे तक हिल कर रहेगा ये। तो दोस्तों, देश का ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना सिख बुरा, ना ईसाई बुरा। देश में वो वर्ग बुरा है जो एक खास पार्टी के लिए धर्म के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और नफरत की राजनीति करता हुआ उस नफरत के काफिले में जुड़कर वो भी लोग जो नफरत का कारोबार चला रहे हैं, उनकी वजह से आज देश का बेड़ा गर्क हो गया और सिर्फ वही बुरे हैं। वरना भारत हमेशा से भारत था। भारत के न कभी टुकड़े हुए, न टुकड़े हो सकते हैं, न इंशाल्लाह कभी टुकड़े होंगे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।